हेलो बच्चों। हेलो सर। तो आज हेलो जो है सर। काइनेटिक्स का क्या होगा, आपका ये सेकंड लेक्चर होगा, मतलब सेशन सेकंड है। लास्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स को हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली क्या है, ये सेकंड सेक्शन का क्या है, ये आपका 7th पार्ट है। इसके पार्ट 1 to 6 हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था। 1 से लेके 5 तक, भाई 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो पार्ट 7 पे आते हैं। पार्ट 7 में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर क्या था, अगर मान लो एक रेट लॉ है, एक रेट लॉ है R इज इक्वल टू के ए बी सी, इसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर? सर थ्री। थ्री सर। तो ऑर्डर, या फिर अगर मान लो ये रहता के ए स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या होगा? टू। इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा। तो ऑर्डर थ्री क्या होगा, होता है, यस सर। क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर को भी डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे nth ऑर्डर, और nth ऑर्डर का एक जनरल इक्वेशन आएगा। फिर हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ और क्वेश्चन, और इसके साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई, जनरल ऑर्डर क्या है, मतलब जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन। ये एक आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको आपको याद कर रखना होगा। क्या है, के टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा तो चिंता मत करो। क्या है, के टी इज इक्वल टू 1/n-1। डिवाइड में क्या है, n-1 है। फिर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर n-1। फिर आपको माइनस करना है 1 डिवाइडेड बाई a का पावर n-1। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर n 1 के बराबर है तो ये वैलिड नहीं है। तो n 1 था तो हम रेट लॉ देखे हुए थे ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला। अरे n 1 पे हमने यस फर्स्ट ऑर्डर देखा था। क्या ये, अच्छा ये बोला है n 1 पे वैलिड नहीं है, लेकिन 0 पे तो वैलिड है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो 0 पे वैलिड है, तो चलो भाई देखते हैं 0 पे वैलिड है तो क्या आता है। इक्वेशन क्या है आपका, के टी, अब 0 मानते हैं, इज इक्वल टू 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा बताओ भाई, 0 के लिए जीरो हो जाएगा सर। जीरो सर। तो n का वैल्यू 0 होगा, तो आप क्या लिखोगे, के टी इक्वल है किसके बराबर, के टी आपका इक्वल होगा भैया 1/0-1। यस सर। ब्रैकेट 1 a, ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस एक्स का पावर 0-1 यानी कि -1। -1। यस फिर सर। माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाई a की पावर -1, यही होगा। यस यस सर। सर। अब इसको अब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा के टी जो कि बराबर है -1। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये देखो पावर में -1 रहता है तो ऊपर चला जाता है ना। जी सर। यस सर। तो क्या आएगा, a माइनस एक्स ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस, ये भी ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस। ए। यस सर। अब a से a कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मींस सर, के बराबर x आएगा। एक्स। एक्स ये एक्स हमने इज पढ़ा इक्वल था टू ना, x इज यस इक्वल टू सर। हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। यस सर। x क्या हुआ, यस के सर। तो अगर तुम जनरल ऑर्डर याद रखोगे, जनरल इक्वेशन याद रखोगे, तो तुम्हारे सबके लिए वैलिड है। हाँ, यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब n का वैल्यू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जैसे ही 1 रखोगे तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जीरो। 0 हो जाएगा सर। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्या वो इक्वेशन डिफाइंड होगा? नो सर। नो सर। नॉट नहीं, डिफाइंड। वो नहीं होगा। तो फिर इसलिए n का वैल्यू आपको 1 नहीं रखना, बाकी ये सबके लिए वैलिड है। तो सबके लिए वैलिड है, तो इस इक्वेशन से तुम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो भाई, हाफ लाइफ भी तो निकाल सकते हो ना। तो यस हाफ सर। लाइफ निकालोगे तो ये रहा हाफ लाइफ का इक्वेशन। ये हाफ लाइफ वाला याद मत करना, आप ना बस इसी को, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसी को रिमेंबर रखना, हाफ लाइफ के लिए। क्योंकि देखो हाफ लाइफ क्या पूछेगा, या तो फर्स्ट का पूछेगा, सेकंड का पूछेगा, 0 का पूछेगा, यही ना पूछ सकता है। तो तुम Yes. जनरल तुम निकाल लोगे यहाँ से, तुम अगर मान लो जनरल इक्वेशन निकाल ली यहाँ पे, जैसे हम 0 का निकाल लो, फिर इसमें हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, x की जगह पे a/2 कर दोगे, यही तो होगा। जैसे अभी मान लो अगर तुमको जनरल इक्वेशन याद है, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें ये जनरल इक्वेशन याद है, और तुमसे पूछ रहा है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। तो जनरल इक्वेशन से तुम क्या निकाले,
x इज इक्वल टू के टी, और हाफ लाइफ बोल रहा है यानी कि क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, टी हाफ A by 2. टी हाफ पे x का वैल्यू क्या होता है, a बाई 2 होता है। A by 2. तो x की जगह पे a बाई 2 रख दो, x की जगह पे a बाई 2 रख दो, इधर k रहा इधर t रहा, तो t और ये हाफ रहा, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया a बाई 2 के। 2 गया, yes sir. इसको हम कल डिराइव भी किया था, हमने डिराइव भी किया था, आज जनरल इक्वेशन से भी हम देख लिए, ठीक है। Yes, sir. जी सर. तो हाफ लाइफ वाला इसको रिमेंबर मत करना, क्योंकि कितना याद करोगे यार, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं सेकेंड ऑर्डर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का कुछ एग्जांपल दिया, जैसे देखो कल भी हम जितने भी ऑर्डर लिए थे, जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर, सबका एग्जांपल आ रहा था पहले। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है, ये देख लेना। और ये देखो ऑर्डर किससे आता है, एक्सपेरिमेंट से। तो ये कल को मत बोलने लगना कि सर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 2 और 1 3, तो इसको सेकेंड ऑर्डर क्यों बोल रहे हो। नहीं भाई वो एक्सपेरिमेंटल है, पढ़ा था ना, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल जी सर. और ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पे देखो अगर इसका मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, इस एग्जांपल का अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, सर 3 होगी। 3 हो गई सर. 3 sir. लेकिन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर Order 2 होगा Order सर. 2. experimental 2. क्योंकि ये ऊपर ही लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है, तो ऑर्डर तो सर. सबका 2 है। अब तुम सोचेंगे सर हमें कैसे पता चला, तो एक्सपेरिमेंट से आता है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये सिर्फ मतलब बहुत कम ही होता है, जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे और आप मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि कौन सा सेकंड ऑर्डर है कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते चलेंगे, क्योंकि कितना याद रखोगे। सर अगर ये इक्वेशन देके पेपर में पूछ लिया कि इसका ऑर्डर बताओ तो इक्वेशन देके वो अब किस्मत खराब रहेगा तभी पूछेगा, ठीक है। और वो उन्हीं का पूछेगा ना, अगर पूछेगा भी ना तो जो आपके बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है ना, इन्हीं सबके में से, मतलब कोई ऐसा एक्सेप्शनल मतलब नया इक्वेशन नहीं लाएगा, क्योंकि सारे इक्वेशन तो एग्जामिनर को भी नहीं याद होगा। मालूम जितने मतलब क्या इतने ही केमिस्ट्री में इतने ही रिएक्शन है, नहीं भाई बहुत सारे रिएक्शन है, तो अब सबका पॉसिबल थोड़ी है। तो जो फेमस है ना, जैसे ये वाला इक्वेशन फेमस है, H2I2HI2HI, तो ये फेमस है, तो हाँ यहाँ पे तुम कर सकते हो। तो जब भी ऑर्डर पूछेगा ना तो वो रेट लॉ देके पूछेगा, जैसे RA या कुछ ना कुछ उसके बारे में हिंट दिया रहेगा, जैसे दे देगा कि हाँ ये तुम्हारा कोई एक्सेस में है तो एक्सेस वाले को इग्नोर कर देना, या फिर दे दिया एलिमेंट्री रिएक्शन है तो तुम्हें पता है यार एलिमेंट्री एक स्टेप में होता है, तो तुम इक्वेशन देख के ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। अरे बोलो। Yes, तो sir. Yes sir. मत इक्वेशन देखे Yes, sir. नहीं पूछेगी। अब इधर आओ, सेकेंड ऑर्डर का पूछ रहा है तुम्हारा काइनेटिक इक्वेशन या रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की अगर निकालोगे या टाइम निकालोगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो देखो ये जनरल इक्वेशन था, जनरल था ना। अब सेकेंड ऑर्डर यानी कि क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 2 होगा। So yes, sir 2. अब यहाँ पे 2 रखोगे, 2 - 1 रखो, देखो जहां जहां ये था n था वहां 2 रखोगे, लो हमने जहां जहां n था वहां पे हम 2 रखेंगे, 2। फिर यहाँ पे 2 - 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, A minus H 2 हाँ minus यहाँ पे 2 - 1 रखोगे तो 1 ही आएगा। फिर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अरे हो जाएगा। Yes sir. सर तो क्या आया आपका, Yes, sir. क्या आया तुम्हारा KT इज इक्वल टू क्या आया, KT बराबर आया है आपका 1/A - x - 1/A, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा जी सर. हाफ लाइफ पूछेगा, हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, x का वैल्यू A by 2. A/2 यही रखोगे ना। तो जैसे ही x का Yes, वैल्यू sir. A/2 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, t हाफ आएगा 1/AK। रख के तुम देखना सॉल्व करके हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. टी हाफ निकल जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना टी हाफ क्या आया 1/AK। देखो यही तुम्हारा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था, ये किसका Yes, ग्राफ है, ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर यही इक्वेशन था। अब यहाँ पे तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, देखो एक काम करते हैं ना, y एक्सिस पे हम इसको लेफ्ट राइट करते हैं, 1/A - x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा KT + 1/A, यही होगा ना, Yes sir. KT + 1/A। अब देखो भाई KT + 1/A है, अगर इसको मैं y एक्सिस पे ले लूं, इसको y एक्सिस मानूं, तो ये तुम्हारा स्लोप, Slope. ये तुम्हारा x एक्सिस और ये इंटरसेप्ट, Intercept. Y intercept. 1/A क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो लो यहाँ पे इंटरसेप्ट लिखा हुआ है,
1/a, यहाँ से यहाँ की दूरी 1/a हो गया, ये तुम्हारा t हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये स्लोप k हो गया। ग्राफ समझ में आया? Yes, sir. तो चलो, किसी को ये ग्राफ में कोई दिक्कत हो? इस तरह वैसे कल बहुत सारे ग्राफ हमने देखा था, मतलब जीरो में भी देखा था, फर्स्ट ऑर्डर में भी देखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो हाफ लाइफ Yes, का ग्राफ sir. तो बहुत आसान हो जाएगा। हाफ लाइफ का अगर मान लो इसको मैं ले लेता हूं क्या, y एक्सिस और क्या टी हाफ, अगर हम इसको लिख सकते हैं ना 1/k इंटू 1/a, इसको अगर x एक्सिस मान ले 1/a को, टी हाफ को क्या ले ले y एक्सिस मान ले, तो क्या होगा भाई? 1/k स्लोप 1/k सर स्लोप बन जाएगी। हाँ, क्या होगा? ये तुम्हारा 1/a इसका, ये हो गया आपका x एक्सिस, स्लोप क्या हो गया 1/k। 1/k। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, y बराबर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, अरे Yes, बोलो। sir. तो ये आसान ग्राफ है। थर्ड लॉ का भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल तुम देख लो भाई, ये कुछ एग्जांपल है, ये थर्ड लॉ के एग्जांपल है। ठीक है, रेट कांस्टेंट का फिर से थर्ड लॉ के लिए भी क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, एन का वैल्यू क्या रखेंगे, ये रख एन का देंगे। वैल्यू क्या? सॉल्व कर देंगे। 93। तो जनरल जो क्वेश्चन है उसमें एन की जगह पे 3 रखोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन था 3 रखो, एन था 3 रखा, एन था तो 3 - 1 2, फिर से सॉल्व करोगे तो ये आया। ठीक है, इसका हाफ लाइफ निकालोगे तो ये आएगा। इस यहाँ से थर्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो बस आपके स्लाइड में देख लो, थर्ड ऑर्डर का ये इक्वेशन है, ये हाफ लाइफ है। अब इस दोनों को रटने मत बैठ जाना, जनरल वाला याद रखो। कल को अगर मान लो एग्जाम में आ गया थर्ड का, तो एन का वैल्यू क्या रखोगे, थर्ड रखोगे और निकाल लोगे। ठीक है, और फिर हाफ जी, लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, हाफ लाइफ के लिए x के जगह पे a/2 कर देना, बस 2 कर देंगे। हो गया हाफ लाइफ। तो इसमें कोई ग्राफ अगर आपको नहीं देखना है, क्योंकि पूछा आज तक ना पूछा गया है और आने के भी चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दे रहा है, सेकंड द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है ना, टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 1m सॉल्यूशन टू बी रिड्यूस। अरे ये टाइम पूछ रहा है, 0.1 m 0.5 पे जा रहा है, क्या हाफ लाइफ से निकल जाएगा क्या? देखो तो यस सर। देखो ये टाइम ही पूछ रहा है ना, 1m से 0.5 जा रहा है, तो तुम दिमाग लगा सकते हो, अच्छा ये हाफ लाइफ से निकल सकता है। और अगर तुम चाहो तो जनरल वाले से भी निकाल सकते हो, तुम्हारा मन, एज यू विश। तो हाफ लाइफ क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a। यस 1/k। एक तो क्या हो गया भाई, अरे ये निकल जाएगा, बताओ भाई, ये आप निकाल लेना। यस सर। 1 Yes, sir. डिवाइडेड बाय a के, सर ये सेकंड ऑर्डर का है। क्या? हाँ ये Right, कुछ so ये 1/a दिया है ना सेकंड ऑर्डर। यस सर। और अगर नहीं भी दिया होता तुम यूनिट से तुम चेक कर सकते थे, यहाँ पे सर इधर ए क्या होगा? ए क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, के का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू नहीं दिया, 1m, ए 1 होगा, ए 1 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है Yes, sir. ए 1 इंटू, और ये क्या है, के है, हो गया सॉल्व। अरे बोलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ए 1 हो गया ये, और तुम्हारा क्या हो गया, रेट कांस्टेंट दिया ही हुआ है, रख दो वैल्यू, सॉल्व हो गया। चलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बहुत लेट हो गए भाई। कौन है यार, कौन है जो गुड आफ्टरनून बोल के निकल गया? सॉरी सर। तो शिवानी कल भी आप एब्सेंट थी? नहीं एब्सेंट नहीं थी, आप क्लास में थी बट जल्दी लीव कर गए। आई थिंक आप, मैं बता रहा हूँ 1 hour and 30 minute आपने क्लास अटेंड किया, सही बोल रहा हूँ? यस सर, सर मेरा नेट खत्म हो गया था। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे ध्यान नहीं रहता है कौन आया कौन गया। शिवानी, जो लास्ट ईयर में जो बच्चे थे ना, उनका तो मुझे ध्यान है भाई, कौन कितना दे रहा, मतलब जिसको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1.25 10 की पावर 4। सर बस चेक करना था एक बार। ठीक है, हाँ ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये हाफ लाइफ वाले से नहीं निकाला है, ये जनरल जो तुम्हारा था ना उससे निकाला है, तो ठीक है भाई, दोनों से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पार्ट 7 कंप्लीट हुआ, पार्ट 8 और ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है।
पार्ट 7 में कुछ खास था नहीं, ये क्या था, जनरल वाला ही था ना। पार्ट 7 में हमने क्या पढ़ा, nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ। ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो तुम्हारा अगला पार्ट है इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत से टॉपिक है। सबसे पहले आप देखोगे रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, जिसमें हम पढ़ लेंगे क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, एक अर्हेनियस इक्वेशन भी आएगा और एक दो छोटे टॉपिक भी आएंगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। तो चलो भाई, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, लास्ट क्लास में हमने बात किया था। देखो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, जो रेट कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं, वही जो के था। यस सर। रेट कांस्टेंट मतलब जो के था ना, वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था? नहीं नहीं भाई, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। सॉरी बोले कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। हमने बात किया था ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इंक्रीज ही करेगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल में मोशन ज्यादा आ जाएगा ना, मोशन आ गया तो क्या हो गया, रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा तो रेट फास्ट होगा, यानी कि रेट कांस्टेंट भी तुम्हारा तेजी हो रहा है। तो क्या होगा, जनरली इट इज फाउंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। कहना क्या चाह रहा है, यदि तुम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आता है आपका टर्म टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है, क्या किसका रेशियो लेना है, रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का रेशियो ले रहा है। मान लेते हैं रेशियो क्या है, K2/K1, और क्या कर रहा है, ये 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हो और उनका टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे म्यू है, क्या आएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक और अच्छे से रुको, फिर से नीचे से समझाते हैं, देखो ध्यान देना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में बच्चों को बहुत डाउट होता है, ये जेई और नीट के लिए अच्छा टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 है और इस टेम्परेचर पे कोई रेट कांस्टेंट होगा, इसको हम बोल देते हैं K1 है। सपोज करो टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2 हो गया, वेयर T2 जो होगा वो क्या है, T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, मतलब तुम यस सर। प्लस 10 किए ना, प्लस 10 किए तो T2 है, तो T1 पे क्या था, रेट कांस्टेंट K1 था, T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है। K2 था। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे K2 डिवाइडेड बाई K1, बड़ा में से छोटा को डिवाइड करें, K2 डिवाइडेड बाई K1, ये जो आएगा यही तुम्हारा आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको म्यू बोलते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ में आया। यस सर। तो तुम्हारा जो मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो ही होगा, लेकिन दोनों रेट कांस्टेंट में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस किया, 10 डिग्री का, ये कंपल्सरी है 10 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था, हाँ ये फिक्स है, 10 का ही होगा। क्या हम हमेशा डिग्री सेल्सियस, क्या केल्विन में हो सकता है, नो सर, हो सकता है भैया, हो सकता है। क्योंकि देखो अगर 10 डिग्री सेल्सियस का जो गैप, अगर मान लो 10 डिग्री का गैप है सेल्सियस में, तो केल्विन में भी उतना ही गैप होगा, डिफरेंस उतना ही होता है, उतना ही होगा, उतना ही होता है ना। जैसे अगर तुम अगर एग्जांपल के तौर पर देखो भाई, 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो गैप होगा ना, वही तुम्हारा 10 केल्विन करोगे तो क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन कितना बोलोगे, 283 केल्विन। 283 केल्विन, और इसको बोलोगे 293 केल्विन। 293 केल्विन। तो गैप देखो, गैप तो दोनों में 10 का ही है ना, यस सर। यस सर। डिफरेंस की बात कर रहे हो तो केल्विन में भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो क्या हो गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये डिफाइंड है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो जनरली हमने बोला ना कि म्यू क्या था, 2 से 3 टाइम्स था कि नहीं, यस सर।
जनरली 2 से 3 टाइम था। अगर मान लो जनरली नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसको यूज करके हम रेट कांस्टेंट और सॉरी क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या Yes, है sir. Yes, sir. R2 क्या है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। R2 डिवाइडेड बाई R1 ये इक्वल है K2 डिवाइडेड बाई K1 और ये इक्वल होगा म्यू, और म्यू का कुछ पावर होगा क्या, डेल्टा T बाई 10। म्यू का पावर है डेल्टा T बाई 10। अब क्या कर रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट, मान लो क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है रिएक्शन का, तो तुम मान लेना क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है। मान लो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है रूम टेम्परेचर ही मानोगे ना। Yes, sir. जी और अगर सर। मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे क्या यार, मिनिमम क्या होता है इसका, देखो क्या होता है, म्यू का वैल्यू 2 से 3 होता है, 2 to 3 मतलब समझ रहे हो, इसी के रेंज में लाई करेगा, 2 से लेकर 3 मतलब 2.1 2.2 2.3 इसी के रेंज में आएगा। ठीक है, तो सर ये हम कैसे करेंगे? यस सर। अगर मान लो अगर नहीं दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट तब तुम यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या मान लोगे, 2 दे दो, मतलब क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, निकालने का कोई चांस भी नहीं लग रहा है, कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू Yes, sir. क्या दिया रहेगा तो आओ क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा। देखो पहला क्वेश्चन ये जो है ना बहुत सारा है, अब जो आपके मन में डाउट चल रहा होगा ना क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम T1 से T2, कर रहा है टेम्परेचर किस कहां से कहां चला गया, T1 से T2 गया, यानी कि डेल्टा T की बात करोगे तो क्या होगा T2 माइनस T1, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, अब कह रहा है देखो कह रहा है टेम्परेचर T2 से T1 गया तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम बताओ। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ना अभी हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें R2 बराबर R1, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू क्या था म्यू T2. यही था ना, Yes, sir. म्यू डेल T बाई 10। अब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो बताओ R2 क्या आएगा, R1 इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा T बाई 10 हो गया, यही आंसर होगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे यही आंसर हो जाएगा ना भाई, समझ में आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन है। Yes, sir. अगर टेम्परेचर T1 से T2 गया तो रेट कांस्टेंट बता दो, तो देखो R2 जो था यही R2 को कैसा था, नया रेट न्यू रेट, और R1 क्या था ओल्ड, मतलब जो पहले था, तुम इंक्रीज कर रहे हो तो जो रेट बढ़ेगा ना तो वो ऊपर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऊपर रखना है नीचे कम वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है आर न्यू आर ओल्ड म्यू डेल्टा T बाई 10, यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। No, sir. नो No, सर। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर तुम बताओगे, जल्दी बताओ। क्या कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 से 90, 10 से 90 जा रहा है तो बताओ डेल्टा T क्या होगा। Sir, 90. 1 टाइम्स ऑफ म्यू की पावर 8, क्या आंसर बताओ, आंसर क्या, R1 into R1 टाइम्स ऑफ म्यू की पावर 8। चैट बॉक्स में लिख दो यार, चैट बॉक्स में लिख दो, एक साथ बोल रहे हो तो पता ही नहीं चल रहा। सर R1 टाइम्स ऑफ म्यू की पावर 8। R1 टाइप्स ऑफ म्यू की पावर 8, नहीं ये हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहाँ पे आपको ये समझ में ना होगा, सही बोल रहे हो वैसे तुम सही बोल रहे हो, लेकिन सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा। R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू क्या था, म्यू की पावर डेल्टा T बाई 10, यही था ना। Yes, sir. अब तुम करोगे R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 और म्यू, अब बताओ म्यू दिया नहीं है तो, और ऑप्शन में अगर म्यू टर्म में आंसर भी ना हो तो हम 2 ले सकते हैं क्या, हम ले सकते हैं ना भाई, 2 ले सकते हैं ना, वो पहले ही चले सकते हैं भाई, अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 ले लो, तो हम क्या ले लेंगे 2, Sir, 2 ले लेंगे. हाँ 2, और ये काम करते हैं, इधर बेकार ही ले जा रहा है इसको, तो इधर ही रहने दो, ये इंक्रीज ही पूछ रहा है ना तो इधर ही Sir, रहने दो। 512 times. 500 और तुम तो पूरा सॉल्व ही कर दिए। 80 डिवाइडेड बाई 10 क्या बचेगा, 2 की पावर 8, तो कितना सर इंक्रीज, 2 हमें 2 ही क्यों लेना सर, 2 के या 3 भी तो ले सकते थे। क्या लिखा हुआ था कि अगर कुछ भी ना दिया रहे तो मिनिमम वैल्यू लेना है। देखो इसका रेंज जो होता है ना 2 से 3 होता है। अभी देखो कोई फिक्स थोड़ी है, देखो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर Okay, कितना sir. इंक्रीज कर रहे हैं 10 डिग्री, अब 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो कभी मान लो रेट 2 गुना हो गया,
कभी 2.2 हुआ, कभी 2.3 हुआ, 2.5, 2.7, 3 तक गया। तो हम एक सबसे मिनिमम लेके चलते हैं कि चलो इतना तो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब Okay, जैसे sir. ये है ना, आप जैसे एग्जाम में करते हो ना कि हाँ यार इतना नंबर तो प्रैक्टिकल में कम से कम आ ही जाएगा, थ्योरी में हमें इतना पढ़ना होगा, तो मिनिमम लेके चलते हो कि ऐसा मैक्सिमम चलता है। अच्छा 30 का प्रैक्टिकल था सर, तो मुझे 30 दे ही देंगे, और मुझे पास करने के लिए कितने 3, मतलब कितने अपना मिनिमम जोड़ लेते हो कि अच्छा पास 3 करने के लिए नंबर मुझे और 10 चाहिए सर। 3 नंबर और चाहिए तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी करते हैं हम मान के चलते हैं कि चलो सर मतलब कितना भी काटेंगे तो क्या काटेंगे, 10 नंबर काटेंगे, 20 तो दे ही देंगे, तो मिनिमम लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेके चलते हैं यार, याद रखना। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। सर तो आंसर क्या हो गया 2 की 256 पावर 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है एक रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड मतलब किया जा रहा था इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री। मतलब कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करे, टू कहां पावर तक पहुंचा 5 गया। यस सही बोल रहे हो, टेम्परेचर कहां पे इंक्रीज करके चला गया, ये तुम्हारा बोल रहा है डेल्टा टी का वैल्यू जो तुम्हारा है क्या हो गया 50 डिग्री से, मतलब बोला टेम्परेचर अब कहां चला गया 50 इंक्रीज कर दे जा रहा है ना, 50 इंक्रीज कर देगा, यानी कि डेल्टा टी क्या हो गया 50। तो R2 डिवाइडेड बाई R1, म्यू म्यू की जगह पे फिर से क्या करोगे 2 ही रख दो, डेल्टा टी बाई 10 क्या होगा 2 की पावर क्या होगा 50 बाई 10, 2 की पावर 5 आंसर। अरे आसान है ना। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो ये तुम्हारा 2 की पावर 5 क्या होगा 32 होगा। 32 times. चलो यहाँ पे ये तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कहानी खत्म हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था, अरे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है 10 डिग्री इंक्रीज कर देना है, तो 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, फिर उसका रेशियो ले लोगे, या रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लो या रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो ले लो, दोनों इक्वल होगा, यानी कि R2 डिवाइड बाई R1 ये इक्वल होगा K2 डिवाइड बाई K1, और ये दोनों इक्वल होगा म्यू की पावर टी बाई 10। अगर म्यू के बारे में कुछ नहीं दिया तो 2 ले लेना। ठीक है, हो गया। Yes, sir. यस अब सर। यहाँ पे नोट करके एक छोटा सा टॉपिक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो कितना आसान सा इक्वेशन है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच ये क्लास 11th में पढ़े हो, चेंज इन एंथैल्पी। यस सर। कैसे पढ़ाए? Yes, ये sir. क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, कल हमने बात किया था ना एक्टिवेशन एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. Extra of energy. हाँ क्या था एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, अगर मान लो Energy जब दी जाती है किसी रिएक्शन को. हाँ एक्सटर्नल देते हैं, और टारगेट क्या रहता है, कौन सा एनर्जी Threshold. थ्रेशोल्ड Threshold एनर्जी। energy को touch करता है. थ्रेशोल्ड। ठीक है, Yes, sir. और एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तभी रिएक्शन होगा, और हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन का रेट स्लो Slow. Slow होगा. स्लो होगा, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही स्लो रिएक्शन होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी था। F4 क्या है, F4 फॉरवर्ड, दो रिएक्शन होता है ना, एक होता है फॉरवर्ड और B फॉर बैक। एक बैकवर्ड। Backward energy. अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, देखो अगर मान लो A से B हो रहा है तो इसको हम फॉरवर्ड बोल रहे हैं, तो B से A होगा तो क्या होगा बैकवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है डेल्टा जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है, डेल्टा इज एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है, और ये क्या होगा फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस करते हैं, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस करते हैं। और या फिर ये देखो, ये तो तुम क्लास 11 में पढ़ के आओगे, डेल्टा एच क्या होता है प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं, ये तो 11th में हमने पढ़ा था ना भाई, Yes, sir. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलो यहाँ पे अब फिर से ये देखो, इसमें क्वेश्चन है क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। अच्छा ए से बी कन्वर्ट हो रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, बताओ ये क्या है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड का दिया हुआ है। Sir, फॉरवर्ड। forward है. Forward. क्योंकि देखो ए से बी बोल रहा है तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं 80, और ये हीट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेल्टा एच कितना है, सोच के बताना, Sir, 60 किलोजूल पर मोल। सोच के बताना जो दिख रहा है। बट सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी लूज sir, 60 kilojoule. हाँ निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा निगेटिव। Negative. तो बताओ भाई Yes, ये तुम्हारा यहाँ पे एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है तो क्या होगा ये 20 नहीं -20 लिखोगे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. और ये Yes. तुमसे Yes. पूछ रहा है बैकवर्ड का पूछ रहा है, ये
सर 60 आएगा आंसर। हाँ 60 आएगा, नहीं 60 नहीं आएगा, ध्यान दो। सर 100 आ जाएगा। 100 सर। बैकवर्ड पूछ रहा है। डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच था आपका ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड। अब बताओ भाई, ये -20 हो गया इक्वल ये क्या हो गया 80 हो गया, 80। और ये माइनस ईए इधर जाकर लेफ्ट राइट करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 यस सर। सर। यस प्रिंस शिवानी सही बोल रहे हो यार, 100 सबसे पहले 100 जतिन बोला था। नंदिनी 100, ठीक है भाई, आसान है ना यार। यस सर। 100 हो, ये चैप्टर आसान ही था। चलो एक और क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ए से बी जा रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 32, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है आपका 32। अब ये बताया ये कैसा एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है? फॉरवर्ड ही दिया हुआ है, तो कह रहा है Yes, जब sir. रिवर्स यानी कि उल्टा कर दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा रिवर्स वाला भी दे दिया हुआ है, तो डेल्टा एच निकाल लो यार। डेल्टा एच कैसे निकालोगे? फॉरवर्ड माइनस -26। क्या आएगा? -26 होगा भाई, ये कितना आसान सर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। माइनस ये डेल्टा एच क्या होगा? -26 फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस किए, और ये हो गया एक्सोथर्मिक। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। हो गया खत्म। तो इसी के साथ ये वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, एक्सोथर्मिक। ये वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसको भी तुम कर लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, डेल्टा एच भी शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद बैकवर्ड पूछ रहा है, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। बड़े आराम से। होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। आते हैं इस क्लास मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अर्हेनियस इक्वेशन। और इसी के साथ अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। क्या है अर्हेनियस इक्वेशन? तो एक इक्वेशन है जो कि आपको याद रखना होगा, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बताओ इस इक्वेशन को तुम देख के बताओ, जो तुम्हारा k है और जो तुम्हारा t है डायरेक्टली रिलेशन है या उल्टा रिलेशन है? ये बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उल्टा? सर डायरेक्टली नहीं सर। सर नहीं, सर में कौन कौन है? नंदिनी नहीं सर में, और मुस्कान, पीयूष, दीप्ति, अबे शिवानी, बाकी बच्चे यस सर में है। नंदिनी, मुस्कान, पीयूष, शिवानी, यही बोलते हैं ना, तुम लोग सोचते नहीं। अच्छा बताओ, साइंस अगर यहाँ पे सही है, अगर मान लो साइंस बोलता है कि तुम रूम में अगर तुम गिर जाओगे तो मतलब बेड पे सोए हो, और उल्टोगे तो नीचे जमीन पे। डायरेक्टली होगा ना सर ये? अभी हमने ये पहले जवाब दो ना। साइंस कहता है कि मान लो तुम टेबल पे बैठे हो और तुम्हारा भाई आया, टेबल ऐसे उठाया तो तुम नीचे गिरोगे। ये घर में ऐसे बैठे हो, और मान लो घर के बाहर स्कूल में ऐसे बैठे हो, फ्रेंड आके धक्का दे तो क्या नीचे नहीं गिरोगे? यस सर। तो सर रोक लेंगे। मैं अगर तुमको धक्का देने पे नीचे गिर रहे हो तो स्कूल में भी नीचे ही गिरोगे। यस सर। अगर मान लो मार्केट चल रहे हो, पैर स्लिप कर गया और वहां पे गटर है, कीचड़ है, वहां भी नीचे गिरोगे या फिर मतलब कीचड़ में गिरोगे ना? यस सर। तो साइंस फेल नहीं होता, साइंस फेल नहीं होता। अगर यहाँ पे मतलब कुछ जो बात कहा जा रहा है वो आगे भी वही वैलिड होगा। तो थोड़ी देर पहले क्या क्या पढ़ा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट में, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा था या घट रहा था? बढ़ रहा था सब बढ़ बढ़ रहा था सर। घट रहा था? सर बढ़ रहा था। तो जब बढ़ रहा था। तो आप यहाँ पे घटा क्यों रहे हो? जब अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट या रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तो जब वहां बढ़ रहा था तो यहाँ भी तो बढ़ेगा। इक्वेशन देख के पहले ये बताओ, इक्वेशन देख के गलत क्यों करती हो? यस सर। या तो ये इक्वेशन गलत हो सकता है, मान लो ये इट में पॉसिबल इक्वेशन गलत हो जाए, लेकिन जो पहले से जो तुम पढ़ के वो तो सही होगा ना? यस सर। इक्वेशन भी सही है सर। हाँ इक्वेशन भी सही है, यस इक्वेशन गलत नहीं है। अभी हमने क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और पगले यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी माइनस है और नीचे डिवाइड है, तो माइनस और डिवाइड डायरेक्टली नहीं हुआ? कैसे यस सर डायरेक्टली हो गया। एक तो माइनस है और प्लस डिवाइड में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और के में सीधा रिलेशन है। ऐसे मत करो यार, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि जो पिछले बार सही था। तो ये इक्वेशन है, इसको आपको याद करना होगा, इस इक्वेशन को आपको याद करना होगा। क्या इक्वेशन है? चलो भाई इसका देखो, ये डेरिवेशन बोर्ड में आता है, इसलिए मैं डेरिवेशन करा दे रहा हूँ। ये बोर्ड में आता है भाई, जैसे कल फर्स्ट ऑर्डर का हमने किया था ना,
वैसा ही कुछ डेरिवेशन यहाँ भी आएगा। तो चलो भाई देखते हैं। ध्यान से सुनना, अगर नहीं Yes, समझेगा sir. पूछना। इक्वेशन क्या है ये तो आपको याद ही रखना होगा। ये अरेनियस इक्वेशन है, के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और अरेनियस इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और देखो इस इक्वेशन से तुम बताओ के और ई एक्टिवेशन एनर्जी में क्या उल्टा रिलेशन है कि नहीं? यस सर, इनवर्सली। Yes, sir. अभी Yes, हम sir. पहले से बात करें ना यार, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो होगा, नहीं पढ़े थे हम? यस तो बस yes, Yes, sir. साइंस फेल नहीं करते, Yes, फेल हो सकते हो। इट मे पॉसिबल कि तुम फेल हो जाओ, लेकिन साइंस फेल नहीं होगा। सर इट मे पॉसिबल क्या बोल रहे हो? हम तो अक्सर फेल होते रहते हैं, है कि नहीं? इट मे पॉसिबल तो अक्सर फेल होते रहते हैं। हाँ चलो भाई, अब क्या किया जाए? अब देखो जब भी ई वाला टर्म में कोई इक्वेशन आता है तो हम एलएन लेते हैं ना, ई हटाने के लिए। मैथ के स्टूडेंट हो, जानते होगे। यस सर, Yes, नेचुरल sir. लॉ। नेचुरल लॉग ले लेंगे यानी कि एलएन। तो क्या करोगे? एलएन ए प्लस एलएन ई की पावर ई माइनस ए अपॉन आर टी। समझ में आ रहा है? प्लस क्यों कर लिया? देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, पता है ना? मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस में Yes, sir. प्लस आता है। आ जाता है। अब देखो, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ सकता है? ये एलएन, इधर देखो, ये एलएन ए और ये जो पावर में ये नीचे आकर बाहर आ जाएगा ना, यस सर, Yes, sir. आर टी। माइनस ई ए बाई आर टी और एलएन ही बच जाएगा। यस सर। यही होगा ना? सर एल एन ई 1 होता है। यस, एलएन ई क्या होता है? 1 होता है। तो 1. इसके यहाँ पे 1 रख देंगे, इसके यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 1। 1. ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। एलएन के, अब ये क्या हो गया? माइनस ई ए बाई आर टी अपॉन आर टी माइनस एल एन ए प्लस एन। है ना? अरे ये आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और तुम जानते हो यार No, एलएन sir. एलएन अच्छा नहीं लगता, हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 303. 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 लॉग के इक्वल होगा माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी प्लस 2.303 लॉग ए। यही होगा। Yes, sir. अब फिर से दो जगह 2.303 आया। देखो ये जो स्टेप कर रहे हैं ध्यान से सीखना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये स्टेप करना है, सेम यही। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको यही वाला स्टेप करना है, ठीक है? Yes, sir. ओके फिर क्या होगा यहाँ पे? अब देखो दो बार 2.303 अच्छा नहीं लग रहा है, और Yes, sir. एक ही साइड ले लेंगे. हो जाएगा। तो डिवाइड कर दे दोनों साइड। Yes, sir. लॉग के क्या आएगा? लॉग के आएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2.303 RT. आर टी, ये आर टी Plus log A. प्लस लॉग ए अपन टी कर देते हैं प्लस लॉग ए। अरे बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. यही फाइनल इक्वेशन था, यही आपको याद रखना है। हो गया। और यहाँ पे भी तुम बता सकते हो ना क्या, कि यार के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, इनवर्सली नहीं ना है, Sir, directly है. डायरेक्टली है। यस। तो ये कैसे आया? ये देखो एग्जाम में आपका डेरिवेशन आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए क्या होता है के इज इक्वल टू क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन याद रखना है। फिर क्या करोगे? तुम्हें ई दिख रहा है, दोनों तरफ क्या लेना? एलएन ले लेना, LN. प्रॉपर्टी यूज करके, और ये लेफ्ट राइट करोगे, हो जाएगा सब। कोई दिक्कत? No, sir. तो चलो भाई ये हो गया। अब एक काम करते हैं ना, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे? ठीक है, इधर देखने हमारा क्या आया हुआ था इक्वेशन। अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 है,
टेम्परेचर T1 पे K का वैल्यू क्या होगा, K1, और टेम्परेचर T2 पे K का वैल्यू क्या होगा, K2। K2. Yes sir, K2. मुस्कान आपने हैंड इसके कोई डाउट है क्या? No सर sir. यहाँ पे 1/t कैसे आया? कहाँ पे? ये, अरे ये T ऑलरेडी था, देखो इसी को अलग करके लिख दिया यार। अरे वो था T, R के साथ था, जो T Okay, था sir, ना okay. वो अलग लिख दिया है, ताकि क्योंकि हमें T, हमारा टारगेट T पे ही रहेगा, ठीक है, इसलिए T को साइड। सर हाँ बोलो, तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो मत सर लिखो यार, log A के पास ऐसे ही लिख दो यार, T इसी के बगल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हो गया ना, अब तो खुश हो। हाँ ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे थे? एक और कोई बच्चा बोल रहा था कुछ। सर जो log A के पास 2.303 है सर, ये वाला एक वैल्यू कहाँ गया? अच्छा 2.303 कहाँ से है? देखो लॉग का प्रॉपर्टी कहता है ln जो होता है ना, ln x बराबर होता है 2.303 log x के, दोनों इक्वल होता है, समझ में आया? तो जब भी ln हटाना है ना तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, ठीक है। सर इसके नेक्स्ट वाले स्टेप इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में बस इसको डिवाइड कर दिया था, ये जो 2.303 है ना उसको डिवाइड कर, फिर से कर दे क्या यार डेरिवेशन। देखो अच्छा ये जब स्लाइड में है क्या हुआ देख लिया, देखो क्या है, ए अरेनियस कांस्टेंट था, ठीक है, इसके कुछ और नाम होते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये कुछ नाम है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, वही जो क्लास 11 में पढ़े होंगे, गैस कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में आया होगा। फिर टी टेम्परेचर था। अब यहाँ पे देखो क्या आएंगे, ये तुम्हारा ये कहना चाहता है टेम्परेचर बढ़ा होगा तो के ए के बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो के ए के बराबर होगा। वैसे भी तुम इक्वेशन से भी देख सकते हो, अगर मान लो टेम्परेचर इनफाइनाइट हो तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 1/∞ तो 0 होता है ना, तो ई के पावर जो होगा तो खत्म, तो के ए के बराबर नहीं हो जाएगा। अरे वही यूज करनी है थर्मोडायनेमिक्स वाला, 8.314। हाँ वही सब यूज करना है, ठीक है। गैस कांस्टेंट है यार, नया वैल्यू थोड़ी आएगा। 8.314 वाला, ये डिपेंड करेगा ना, ये यूनिट देख लेना, कैलोरी है तो 2 कैलोरी ले लो, कौन सा यूनिट है। फिर क्या है, ये तुम्हारा ऐसे था, इसको बोल्टजमैन फैक्टर बोलते हैं, इसको हम बोल्टजमैन फैक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ो, देखो हमने दोनों तरफ ln लिया था, लो इसने भी ln ले लिया, कोई दिक्कत। फिर ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे, लॉग बन गया, ठीक है। Yes sir. उसके बाद में क्या करेंगे, लॉग के पास वाली वैल्यू डिवाइड हो गई, ये समझ आ गया, बट लॉग क्या लिखो यार, बट लॉग ए के पास जो 2.3 है वो कहाँ गया। अरे भाई अब देखो दोनों साइड अगर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2.303, 2.303, यहां भी करना होगा 2.303, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कट गया। अब समझ में आया कहाँ गई मुस्कान? हाँ तो वो 2 वाला कट गया, ठीक है। एक बार तुम खुद से ना ये प्रैक्टिस करना, लिख के हो जाएगा, ये कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ, तो हो जाएगा, ठीक है। मुस्कान आप क्लास 11 में मेरे से पढ़े हो क्या? नो सर। तो क्लास 11 में एक मुस्कान थी, ठीक है। फिर क्या है, log k इज इक्वल टू क्या था, log a माइनस ए बाई 2.303 RT। अब यहाँ पे देखो ना, तुम नहीं सोच सकते, मान लो टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो ये पूरा टर्म 0, तो log k बराबर log a आएगा, यानी कि k बराबर a नहीं होगा इनफाइनाइट टेम्परेचर को। तो अगर अरेनियस कांस्टेंट को बोले कि डिफाइन करो क्या है, ए क्या है, अगर मान लो कल को एग्जाम में ऐसा आ गया, बोर्ड एग्जाम में ए क्या है, अरेनियस कांस्टेंट क्या है, तो तुम नहीं बोल सकते हो कि रेट कांस्टेंट ये एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। इनफाइनाइट टेम्परेचर का जो रेट कांस्टेंट है वही के है, ए है अरेनियस कांस्टेंट, बोलो। Yes sir. हाँ तो इसको भी तुम डिफाइन कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो यहाँ से अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो ये log k है, इसको y एक्सिस मान लिया जाए, इसको y एक्सिस मान ले, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी 2.303 r, यही स्लोप होगा ना। अगर मान लो इसको देखो, ये इक्वेशन है, तो 1/t अगर तुम ले लोगे, क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था, log k, यही क्वेश्चन था ना,
log k इज इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT और t। अगर मान लीजिए 1/t को हम क्या कर ले x एक्सिस ले ले, इसको y एक्सिस ले ले, तो log a इंटरसेप्ट नहीं होगा? यस सर। yes sir तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? log a, क्योंकि स्लोप क्या है? निगेटिव है, माइनस EA बाई 2.303 r। तो डाउनवर्ड कर, ऐसे ही ग्राफ आएगा ना 1/t में। ग्राफ yes हो sir गया, यस सर। तो ये ग्राफ हो गया। और यहाँ पे जो है ना, ये दो टेम्परेचर के टर्म वाला, यही इसी को हम डिस्कस कर रहे थे, तब तक आपने डाउट पूछे। चलो इधर देखो फिर से। मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे K का वैल्यू K1 है, टेम्परेचर T2 पे K का वैल्यू K2 है। जो आपका इक्वेशन था, इसमें हम क्या करते हैं? इक्वेशन को पहले लिखते हैं। क्या लिखोगे? log K1 इक्वल है माइनस EA बाई 2.303 R T1 प्लस log A। बोलो कोई दिक्कत? no sir नो सर। सेम एक बार और ये इक्वेशन जाएगा, एक बार और ये इक्वेशन लिखा जाएगा, तो क्या फिर से लिख देते हैं log, लेकिन इस बार K2 लिखोगे ना, टेम्परेचर 2 है, इक्वल है माइनस EA डिवाइडेड बाय 2303 R22 T2 फिर प्लस log log A। of A यही होगा yes sir है ना? ये Yes, दो sir. दोनों जगह log A दिख रहा है। अगर हम माइनस कर दे तो एक log A गायब हो जाएगा, यस सर। एक log A गायब हो जाएगा ना, माइनस कर दिया जाए। यस सर। तो ये क्या, किसको माइनस करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, K2 माइनस K1, मतलब इसको माइनस कर दो। ये बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। ये माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ये लोग कट जाएगा, ये कटा, ये कटा। तुम क्या लिख सकते हो? log K2 माइनस log K1 और इधर ये बताओ, कॉमन ले सकते हो ना? यस सर। माइनस ई अपॉन में 2.303 आर। माइनस ई में 2.303 r और ये क्या बचा? 1 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। माइनस क्यों लेते हैं? काम करते हैं ना, प्लस ही लेते हैं ना, अंदर ही माइनस देख लेंगे। देखो प्लस ले रहे हैं तो प्लस में लोगे तो क्या आएगा? ये तुम्हारा T1 माइनस T2 आ जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 अपॉन प्लस लिए तो यही होगा ना? यस सर। yes sir और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। log of K2 upon K1 ले सकते हैं इसको K2 अपॉन K1 K1 का क्या? EA upon डिवाइडेड बाई 2.303 R और ये क्या है? 1 1 minus T1 minus एलसीएम ले लेते हैं ना, T1 into T2 एलसीएम ले सकते हो, और ऊपर क्या है? T2 minus T1 R22 माइनस यस सर। एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया, तो हो गया ये। yes sir हाँ, तो ये जो था देखो, यही आपका ऊपर लिखा हुआ था। देखिए अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 है तो log K1, सेम इक्वेशन। टेम्परेचर T2 है तो K2 T2, फिर दोनों को माइनस करना था, दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा? ये तो कट जाएगा, log A तो कट जाएगा, और माइनस किया तो ये माइनस होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। फिर तुम क्या लोगे? कॉमन लोगे, log K2 माइनस K1 किया, कॉमन ले लिया, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और फिर तब एलसीएम लोगे तो ये इक्वेशन आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम ना ऊपर वाले को याद रखना, इसको याद रखना, ये याद करना नहीं, इसी को याद करो, नीचे वाले याद करो, ठीक है? लेकिन इसकी जगह पे तुम ये इस तरह बोलना, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ऐसे याद करना, इजी हो जाएगा। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है भाई? yes sir यस सर। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर दिया रहेगा, के का वैल्यू दिया रहेगा, तुमको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ले, मतलब कुछ दिए रहेंगे कुछ नहीं, और मान लो टेम्परेचर देख के तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछा जा सकता, तो ये एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। अभी तक हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं किया। रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ा था। तो अरेनियस इक्वेशन से तुम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। इस पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है? इसको तुम होमवर्क एज ए घर पे ट्राई करना, ये होमवर्क है, सॉल्यूशन आपका दे रखा है, हो जाएगा सॉल्व। देखो वही वाला इक्वेशन है ना, सब में वैल्यू ही पुट करना और कुछ नहीं।
वैल्यू पुट करना है, देखो सबका दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपका माइंड यूज होगा, ग्राफ के ऊपर शायद आई थिंक क्वेश्चन है। यस, देखो स्लोप क्या है आपको पता है ना, स्लोप क्या था? स्लोप क्या So था? minus E ए अपॉन 2.303 यार। Yes. 303 R2 क्या था? स्लोप ये था माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 आर। R. तो स्लोप का वैल्यू दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन में इसने क्या रखा है, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जेई 2050 में पूछा हुआ है आई थिंक, जेई मेंस 2015 पूछा हुआ है। तो ये जो तुम्हारा है, तुम्हारा क्या दिया हुआ है, देखो स्लोप दिया हुआ है, और स्लोप का तुम फॉर्मूला जानते हो माइनस EA बाई 2.303, तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. इक्वल हो जाएगा, तो बताओ EA नहीं निकल रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कर लेना है तो हो जाएगा सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्लोप देखो ये माइनस में दिया हुआ है ना, माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, इसलिए देखो ये प्लस है, इधर भी तुम्हारा प्लस ही लिया है, इधर भी प्लस है, इधर भी, क्योंकि दोनों सारा माइनस। चलो हो गया, और तो चलो आगे बढ़ा जाए। यस सर तो बच्चा बोला सर आर का वैल्यू क्या लेंगे, तो वो देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन जो आया था ना उसमें कैलोरी में आंसर था, तो आर का वैल्यू क्या होगा, कैलोरी में 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2. कैलोरी में। तो ये 2 की जगह पे 1.9 लिया, अरे नहीं भाई 2 ले लो, अप्रोक्सीमेट तो 2 ही होगा, ठीक है। 36,848 कैलोरी आ जाएगी सर। तो ये हो गया, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो। तो फाइनली केमिकल काइनेटिक्स हम फिनिश। Complete हो गया. इससे जितना हमने पढ़ा ना भाई, इससे तुम्हारे बाहर क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल तो बिल्कुल नहीं जाने भाई, तुम नीट के PYQ लगाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नीट के PYQ तुम लगाओगे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला जो चैप्टर है। Recording off कर लीजिए. रिकॉर्डिंग ऑफ करना, ठीक है। चलो तो इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और फिर न्यू रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और नया स्लाइड ऑन करते हैं। यस सर।